हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ राबिया। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नीट बायोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है रिस्पायरेशन इन प्लांट। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसको देखते हैं। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है वो एनर्जी चाहिए होती है। बिना एनर्जी के ना सेल डिवाइड कर सकता है, ना ग्रोथ होती है, ना ही एक्टिव ट्रांसपोर्ट पॉसिबल है। मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, रिपेयर कुछ भी नहीं होता। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि एनर्जी आती कहाँ से है। हम फूड खाते हैं, प्लांट्स होते हैं ये फूड बनाते हैं, लेकिन फूड में जो एनर्जी होती है वो डायरेक्ट यूज़ नहीं होती। एनर्जी फूड के केमिकल बॉन्ड में होती है। उन बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है सबसे पहले कंट्रोल्ड मैनर के अंदर, ताकि एटीपी बन सके। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन का मतलब सिर्फ ऑक्सीजन लेना नहीं होता। रिस्पायरेशन के अंदर ऑक्सीडेशन करते हैं हम सब्सटेंस का सेल के अंदर और एनर्जी रिलीज होती है। इस प्रोसेस में कार्बन बॉन्ड को तोड़ा जाता है, एनर्जी धीरे धीरे रिलीज होती है और एनर्जी को एटीपी की फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। एटीपी की फॉर्म में ही क्यों स्टोर करके रखते हैं? क्योंकि सेल एनर्जी सिर्फ एटीपी के थ्रू ही यूज़ कर सकते हैं, इसलिए एटीपी को कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। अब हम देखते हैं रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट क्या होते हैं। जो कंपाउंड रिस्पायरेशन में ऑक्सीडाइज होते हैं उन्हें कहते हैं रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट। मोस्टली अगर हम देखें तो वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट, जैसे ग्लूकोज सबसे कॉमन है, और कभी कभी फैट, प्रोटीन और ऑर्गेनिक एसिड भी देखने को मिलते हैं एज ए रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट। अब है प्लांट्स और फोटोसिंथेसिस का क्या रिलेशन है। जो ग्रीन प्लांट होते हैं फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बनाते हैं और लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात है कि प्लांट के सारे सेल जो होते हैं ये फोटोसिंथेसिस करते हैं नहीं। मतलब सिर्फ कुछ ही सेल हैं जो प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस करते हैं। जैसे ग्रीन जो पार्ट होते हैं प्लांट के, जहाँ पर क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है, वहाँ पर फोटोसिंथेसिस देखने को मिलती है। लेकिन रूट, वुड स्टेम और फ्लावर ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते। इन्हें ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करके दिया जाता है, फिर ये ग्लूकोज रिस्पायरेशन में यूज़ होता है। इसलिए प्लांट को भी रिस्पायरेशन की उतनी ही ज़रूरत होती है जितनी एनिमल को। तो अब एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्या प्लांट भी ब्रीथ करते हैं? तो आंसर थोड़ा ट्रिकी है। प्लांट रिस्पायरेशन करते हैं, ऑक्सीजन भी यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ करते हैं, लेकिन प्लांट ब्रीथ नहीं करते जैसे एनिमल करते हैं। ठीक है, प्लांट के पास लंग्स नहीं होते, मतलब उनके अंदर रिस्पायरेटरी आर्गन नहीं पाया जाता, जैसे लंग्स हो गया, इस तरह नहीं पाया जाता। तो क्यों नहीं मतलब पाया जाता? क्योंकि प्लांट का जो हर पार्ट होता है वो अपना गैसेज एक्सचेंज खुद करता है, गैसेज को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट नहीं होता। ठीक है, तो प्लांट रीज़न नंबर 2 है प्लांट के अंदर जो रिस्पायरेटरी रेट होता है वो काफ़ी स्लो होता है। जैसे एनिमल के अंदर डिमांड होती है रिस्पायरेटरी रेट की हाई होती है। रीज़न नंबर 3 है प्लांट के लिविंग सेल जो होते हैं वो सरफेस के काफ़ी पास होते हैं और डिफ्यूज़न ईजिली हो जाता है। और गैसेज एक्सचेंज स्ट्रक्चर जो प्लांट के अंदर हमें देखने को मिलते हैं वो है स्टोमेटा, जो लीफ के अंदर देखने को मिलता है, लेंटिसल जो वुड स्टेम के अंदर देखने को मिलते हैं, और इंटरसेलुलर एयर स्पेसिस जो पैरेन्काइमा के अंदर देखने को मिलते हैं। अगर हम रिस्पायरेशन वीएस कंबशन को कंपेयर करें तो ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है रिस्पायरेशन के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि सारी एनर्जी हीट बनकर वेस्ट हो जाती है। लेकिन इसका सोल्यूशन अगर हम देखें तो सोल्यूशन के अंदर सेल के अंदर जो ग्लूकोज है वो उसको एक स्टेप में नहीं, मतलब मल्टी स्टेप में उसको एंजाइम कंट्रोल्ड से उसको तोड़ा जाए, ताकि एनर्जी को हम स्टोर कर सकें एटीपी की फॉर्म में। एनर्जी मतलब वेस्ट ना हो। जैसे कंबशन के अंदर जो एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में वेस्ट हो गई थी, लेकिन रिस्पायरेशन के अंदर उस एनर्जी को मल्टी स्टेप किया जाता है और एंजाइम कंट्रोल स्टेप होते हैं जहाँ पर एनर्जी को स्टोर कर दिया जाता है एटीपी की फॉर्म में। ऑक्सीजन हमेशा अवेलेबल नहीं होता, इसलिए जैसे वाटर लॉग सॉइल होगी, स्वैम्प प्लांट हो गए, एरोबिक बैक्टीरिया हो गया, मसल में जो हैवी अगर एक्सरसाइज करेंगे तो वहाँ पर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती, इसलिए ऑक्सीजन के बिना भी ग्लूकोज को तोड़ने का सिस्टम भी होता है और उसका नाम है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस को ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। ग्रीक वर्ड है ग्लाइकोज जिसका मतलब होता है शुगर, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक। ठीक है, साइंटिस्ट किसने दिए थे? एम्पटन, माइहोफ एंड परनास, इसीलिए इसको ईएमपी पाथवे भी कहते हैं, इसी के नाम पर पड़ा था। अब हम लोकेशन देखें अगर ग्लाइकोलिसिस की तो वो है साइटोप्लाज्म। जो ग्लाइकोलिसिस है ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमें देखने को मिलती है, जहाँ पर एक ग्लूकोज मालिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड बनाए जाते हैं। मतलब एक ग्लूकोज मालिक्यूल जो होता है 6 कार्बन का होता है और 2 पायरुविक एसिड बनाए जाते हैं जो 3-3 कार्बन के होते हैं। अगर हम एटीपी काउंट करें ग्लाइकोलिसिस के अंदर तो 2 एटीपी यूज़ हो जाती हैं, 4 एटीपी प्रोड्यूस होती हैं ग्लाइकोलिसिस के अंदर, और नेट गेन एटीपी हमारे पास 2 बचती हैं।
इम्पॉर्टेंट बात यह है कि NAD+ रिड्यूस होकर NADH+H+ भी बनता है और ये रिड्यूसिंग पावर आगे यूज़ होती है, इसको ETS के अंदर यूज़ की जाएगी NADH जो है। पायरुवेट जो है ये अब सेंट्रल मॉलिक्यूल है, ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट है पायरुविक एसिड। अब पायरुवेट का फेट पर डिपेंड करता है, ऑक्सीजन अगर अवेलेबल है और नहीं, या सेल कौन सा है। इसके 3 फेट देखने को हमें मिलते हैं। सबसे पहले है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो सकती है पायरुवेट के ऊपर। ऑक्सीजन यहाँ पर मतलब यूज़ नहीं होगा और मसल एक्सरसाइज के टाइम पर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हमें देखने को मिलती है, जहाँ पर पायरुवेट जो होता है ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और एंजाइम यहाँ पर यूज़ होता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। अब है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो यीस्ट के अंदर देखने को मिलती है, जहाँ पर पायरुवेट इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पर एंजाइम चाहिए होते हैं पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज और अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। दोनों में सिर्फ 2 ATP मिलती हैं। NADH वापस NAD+ में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम एरोबिक रिस्पिरेशन अगर देखें तो ये मोस्ट एफिशिएंट प्रोसेस है जहाँ जिसकी लोकेशन है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और एरोबिक रिस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन भी होता है, जहाँ पर ग्लूकोज को कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज किया जाता है। इसके अंदर 3 स्टेप में होती है एरोबिक रिस्पिरेशन। सबसे पहले पायरुवेट ऑक्सीडेशन, फिर क्रैब साइकिल, फिर ETS या ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ठीक है, अब है पायरुवेट ऑक्सीडेशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे होती है पायरुवेट ऑक्सीडेशन। माइटोकॉन्ड्रिया में जो पायरुवेट है इसको इंटर करते हैं, इसके ऊपर होती है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन और तो मिलता है एसिटाइल कोएंजाइम में कार्बन डाइऑक्साइड और NADH। पायरुवेट ऑक्सीडेशन को लिंक रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, अब है क्रैब साइकिल जिसे TCA साइकिल भी कहते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है। हर एसिटाइल कोएंजाइम A से रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड, NADH, FADH और GTP, जिसको बाद में ATP में कन्वर्ट करते हैं। और पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल अगर हम देखें तो हमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 8 NADH, 2 FADH2 और 2 ATP मिलती हैं हमें एक क्रैब साइकिल से। ठीक है, अगर हम अब ETS एंड ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन देखें तो ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में देखने को मिलती है। इसका फ्लो जो होता है NADH और FADH से जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की तरफ जाते हैं और ऑक्सीजन से वाटर बन जाता है। ATP सिंथेसिस पाया जाता है। जो ETS होती है इसके अंदर कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं और कॉम्प्लेक्स 5 से जो है वो उस पर कॉम्प्लेक्स 5 के अंदर ATP सिंथेसिस पाया जाता है, जहाँ पर प्रोटॉन ग्रेडियंट को यूज़ करके ATP को बनाते हैं। एक NADH से 3 ATP बनते हैं और एक FADH से 2 ATP बनते हैं। अगर हम रिस्पिरेटरी बैलेंस शीट की बात करें तो थ्योरेटिकल अगर हम देखें तो हमें 38 ATP पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलती हैं, लेकिन हम प्रैक्टिकल देखें तो हमें थोड़ी कम ATP मिलती हैं एरोबिक रिस्पिरेशन से। ठीक है, क्योंकि पाथवे जो होते हैं इंटरलिंक होते हैं। अब है जो रिस्पिरेशन है ये एम्फीबॉलिक पाथवे है, क्योंकि इसके अंदर ब्रेक डाउन भी होता है और सिंथेसाइज भी होता है, तो इसे कहा जाता है एम्फीबॉलिक पाथवे। अब है रिस्पिरेटरी कोफिशिएंट, मतलब RQ इसे कहा जाता है। RQ इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। ये इसका फार्मूला है। ये लगाकर आप किसी भी मतलब कंपाउंड, किसी भी मॉलिक्यूल की या कंपाउंड की आप रिस्पिरेटरी कोफिशिएंट पता कर सकती हो। क्यूशेंट, सॉरी मैंने कंपाउंड बोल दिया शायद। तो वैल्यू अगर हम देखें RQ की तो कार्बोहाइड्रेट के लिए 1 होती है, फैट के लिए <1 और प्रोटीन के लिए 0.9। रिस्पिरेशन सिर्फ चैप्टर नहीं, ये हर सेल के अंदर चलने वाली लाइफ प्रोसेस है। तो ये था हमारा चैप्टर जिसका नाम था रिस्पिरेशन इन प्लांट। तो अगर आपको सही लगा तो लाइक करें, कमेंट करें। तो कहीं भी मुझसे गलती हो जाए तो प्लीज़ पॉइंट आउट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में किसी नए चैप्टर के साथ।